हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। पायरेक्सिया जो है हम फीवर को कहते हैं, तो जिस फीवर का ओरिजिन पता ना चले उसे हम कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। तो क्या एक्चुअली में इसका ओरिजिन पता नहीं चलता? काफ़ी टाइम तक नहीं पता चलता, एक टाइम के बाद पता चल जाता है अगर हम बहुत थोरो इन्वेस्टिगेशन कराएं। लेकिन जैसे मान लिया नॉर्मल फीवर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पैरास्टामोल दे देते हैं, ठीक है। तो पैरास्टामोल से यूजुअली वो अगर वायरल है तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, यूजुअली 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। उसके प्रॉपर एक सिम्टम होते हैं, हम एक आइडिया लगा लेते हैं ये हो सकता है उसको, ठीक है। तो उसको हम पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन में नहीं लेते। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन ये है कि एक लॉन्ग टर्म फीवर जिसकी इटियोलॉजी, डेफिनेटिव इटियोलॉजी नहीं पता चल रही है, हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करा ली है, उसके बावजूद भी नहीं पता चल रही है, तो वो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन में आता है। तो PUO जो है उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट आते हैं, इसमें कई बार आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आइदर लाइक अ शॉर्ट नोट ऑन पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, या फिर देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन दी PUO, कई बार सीधा PUO भी लिख कर आता है, तो इट्स पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। इन्यूमरेट द इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ PUO ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन। कई बार ऐसा लिखा होता है कि हाँ बैक्टीरियल ओरिजिन के जो इटियोलॉजिकल एजेंट, मतलब जिनसे PUO हो रहा है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं वो बताओ। कई बार जस्ट आता है इन्यूमरेट द इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ द PUO, तो उसमें आपको वायरल के साथ साथ और बाकी जितने भी टाइप के एजेंट हैं वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। या बैक्टीरियल पूछा है तो बैक्टीरियल लिखेंगे, वायरल पूछा तो वायरल, नहीं पूछा है तो आपको सारों को एटलीस्ट मेजर हेडिंग डाल के उसमें 2-3 एग्जाम्पल्स तो एटलीस्ट मिनिमम डालना ही डालना है। अप्रोच टू द डायग्नोसिस और द लैब डायग्नोसिस। कई बार वो पूछा है कि PUO का लैब डायग्नोसिस क्या है, कैसे करते हो, मतलब कई बार पूछा है इसकी अप्रोच क्या रहती है, तो वो घुमा फिरा के लैंग्वेज आ सकती हैं, बट मेजरली इसी 3 चीज़ों पे बात होता है, डेफिनेशन, इसके एजेंट क्या है और आप डायग्नोसिस का अप्रोच कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। PUO में ये 100% ऐसा ही लिखना है आपको। तो एनी फेब्राइल इलनेस विदाउट एन इनिशियल ऑब्वियस इटियोलॉजी, तो अगर किसी की इनिशियल में हमें ऑब्वियस इटियोलॉजी नहीं पता चल रही है तो वो जो है आपका PUO के अंदर आता है, या FUO इज नोन एज फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, अननोन ओरिजिन। तो फीवर कह लो या फिर पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कह लो, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। FUO करके भी क्वेश्चन आया है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। तो अब देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, एनी फेब्राइल इलनेस, मतलब उसको फीवर है, फेब्राइल मतलब होता है फीवर, तो कोई भी फीवर वाली बीमारी है उसको, विदाउट एन इनिशियल ऑब्वियस इटियोलॉजी, यानी शुरुआत से हम आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। अब जैसे किसी के गले में दर्द है तो हम सोच सकते हैं भाई वायरल फीवर हो रखा है या गले का कोई इन्फेक्शन है, तो एजिथ्रोमाइसिन हम यूजुअली देते हैं, और भी मेडिसिन आती हैं जो एंटीबायोटिक हम दे देते हैं कोर्सेज, तो ठीक है भाई, ठीक हो गया। लेकिन ये है कि अब हमें प्रॉपर जो है ओवरऑल आइडिया ही नहीं लग पा रहा इनिशियली कि वो क्या एजेंट हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एनी फेब्राइल इलनेस विदाउट एन इनिशियल ऑब्वियस इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब रीजन, क्या रीजन है। और दूसरा इसकी डेफिनेशन में फीवर होना चाहिए 101 से ज़्यादा, 101 से अगर कम है तो हम उसको PUO के अंडर नहीं काउंट करते। तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 38.3, ये दोनों वर्ड है, याद रखने मस्ट है। फीवर शुड बी मोर देन 3 वीक्स। जैसे मैंने बोला ना कि क्या होता है, आपने पैरास्टामोल दी या एंटीबायोटिक दे दी तो यूजुअली 1 वीक के अंडर में वो खत्म हो जाता है फीवर। पर सोचो 3 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, उसके बाद भी फीवर नहीं खत्म हो रहा है, या तो आ रहा है जा रहा है जैसे भी हो रहा है, पर 3 वीक्स से ज़्यादा होना चाहिए फीवर, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबा टाइम ड्यूरेशन मान लो। फीवर जो है ये इतनी डिग्री टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन में बोलेंगे। डायग्नोसिस हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड इवन आफ्टर दी थोरो हिस्ट्री, थोरो एग्जामिनेशन, थोरो इन्वेस्टिगेशन, तब भी हमें नहीं पता चल पा रहा है एग्जैक्टली क्या है। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस, हम मतलब अब सारे इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे, पेशेंट आया, फीवर है, ठीक नहीं हो रहा लंबे टाइम से, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री भी ले ली, क्या है, कहीं गांठ तो नहीं है, कुछ और दिक्कत तो नहीं है, है ना, या फिर फीवर के साथ और क्या सिम्टम है उसके, तो प्रॉपर हिस्ट्री ले ली। हमेशा ऐसा होता है जब पेशेंट आता है आप उसकी पहले हिस्ट्री लेते हैं, मतलब सिंपल ही है, कोई भी पेशेंट आता है तो उसका हम हिस्ट्री टेकिंग होती है,
हिस्ट्री टेकिंग में उसके मेजर पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि वो क्या कंप्लेन लेके आया है, क्या उसमें सिम्टम्स हैं, फिर आप उसमें एलर्जी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, तो इस तरह की हम हिस्ट्रीज उसमें लेते हैं। और बाकी चीज़ें पूछेंगे, फीवर है, कब से है, कब जाता है, कब आता है, व्हाटएवर, तो हिस्ट्री। देन उसको हम एग्जामिन करते हैं, जो भी लग रहा है, पेट भी दर्द साथ में है तो पेट को एग्जामिन करेंगे, लिवर को एग्जामिन, डिपेंडिंग कि क्या वो बता रहा है। और उसके साथ में हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं। तो जो नॉर्मल हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट, या फिर डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट हम स्पूटम का एग्जामिनेशन तो बाद में ही कराते। नॉर्मली हम एक ब्लड काउंट करा लेते हैं, सिंपल जो है डिटेक्शन करा सकते हैं ऑर्गेनिज्म का, मतलब हमने सिंपल टेस्ट कराए हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं आइडिया लग रहा है डेफिनेटिव पैथोलॉजी का, तो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के अंडर में आता है। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के अंडर में डेफिनेशन आपको ये लिखनी है, और ये बुकिश लैंग्वेज है, ऐसा ही लिखा होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या टेस्ट करा लिए कि ये नहीं मिल रहा है आपको, आपने कॉमन टेस्ट करा लिए, सीबीसी करा लिया, हीमोग्लोबिन हो गया इसके अंडर में, है ना, हीमोग्लोबिन का आइडिया लग गया कि कितना हीमोग्लोबिन है बंदे का। सॉरी, आपने जो है इसमें लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट काउंट हो गए, लिम्फोसाइट काउंट हो गए, न्यूट्रोफिल काउंट हो गए, है ना, सेल्स कौन सी वाली बढ़ी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप की सेल जो ब्लड की होती है वो एक टाइप के इन्फेक्शन में बढ़ती है, तो मतलब एक आइडिया लग जाता है कि सेल की काउंटिंग हो जा रही है आपकी। इलेक्ट्रोलाइट्स आप देख रहे हो, है ना, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या इफेक्ट हो सकता है। क्रिएटिनिन करवा लिया है, एंजाइम करवा लिया है, ब्लड का भी टेस्ट कर लिया, यूरिन का टेस्ट करा लिया, स्पूटम कल्चर भी करा लिया कॉमन बैक्टीरिया के लिए, सीरोलॉजी करा ली, है ना, रेडियोलॉजी करा ली, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, देयर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करा लिया ट्यूब टीबी के लिए। मतलब ये हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा ली। शुरुआत में तो आप सीबीसी वगैरह लिखते हो, CBCSR, बाद में लग रहा है नहीं कुछ आ रहा है तो आप स्पूटम कल्चर, सीरोलॉजिकल टेस्ट, है ना, सीरोलॉजिकल टेस्ट जो मतलब आप अलग वीडियोस में पढ़ चुके हैं। रेडियोलॉजी में चेस्ट एक्सरे करा लिया, सिंपल, कुछ नहीं मिल रहा, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा लिया, कुछ नहीं मिला, फीवर है अभी भी। मतलब ये सारे जो बेसिक टेस्ट हैं, बेसिक हिस्ट्री सिंपल है, याद रखो, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक एग्जामिनेशन और बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ये करा लिए, फिर भी फीवर ठीक नहीं हो रहा, कितने हफ्ते, मोर देन 3 वीक्स, मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर मोर देन 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज़ें भी अगर नहीं हो रही तो हम उसे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कहेंगे। तो ये तो आपकी डेफिनेशन वाइज हो गया, इसमें ये बेसिक लिख सकते हो आप, इसमें ये सब नहीं लिखो, डिपेंड करता है कितने मार्क्स है, आप लिख दो बेसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉर एग्जाम्पल ये 1-2 एग्जाम्पल बता सकते हो। अब दूसरा चीज़ आती है इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी मतलब क्या क्या चीज़ें इसको कर सकती है। तो देखो 2 तरीके से होता है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, इन्फेक्शियस कॉजेस या नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। अब इन्फेक्शंस में जैसे भाई आपके इन्फेक्शंस में किसी को बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है ना, सबसे पहले हम बैक्टीरिया वायरस को देख लेते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो कोई भी टाइप का इन्फेक्शियस पैथोलॉजी ऐसी हो सकती है जो पायरेक्सिया ऑफ अननोन को करती है। कुछ नॉन इन्फेक्शियस हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, इनमें भी फीवर बहुत लंबे टाइम तक रहता है, अब पता नहीं चल पाता यार क्या है क्या नहीं, बाद में डायग्नोसिस कराएंगे SLE का तो SLE मिल रहा है आपको, है ना। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस कहते हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। तो ये आपको जो है नॉन इन्फेक्शियस कॉज, इन्फेक्शियस कॉज हो सकते हैं। तो इन्फेक्शियस में सबसे पहले हम बैक्टीरिया वायरल को देते हैं। देखो याद रखने का फंडा यही है, ध्यान से देखोगे जो ज़्यादा अजीब से नाम है वो इनके अंडर में आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा हमने कॉमन बैक्टीरिया के लिए इन्वेस्टिगेशन करा लिया, वो स्पेसिफिक के लिए नहीं कराया, इसलिए हमें उसका इटियोलॉजिकल एजेंट नहीं पता चल पा रहा ना। तो देखो याद रखने के लिए यही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कई बार टीबी के टेस्ट सब करा लेते फिर भी टीबी नहीं आता, लेकिन बंदे को लॉन्ग टर्म फीवर होता है, उसका एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, रीज़न है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है बॉडी में, लेकिन मिल नहीं रहा जनरल टेस्ट जो कराए हमने। तो कई बार जो है ना क्लिनिशियन जो होते हैं वो फिर देखते जब कुछ नहीं मिल रहा, एंटीबायोटिक भी दे ली ठीक नहीं हुआ, बहुत टाइम हो गया तब भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर टीबी का ट्रीटमेंट ऐसे एटेंडम चला देते हैं, और कई बार देखते हैं उससे बड़ी अच्छी रिकवरी हो रही है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन था वहाँ पर। तो हालांकि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती हैं, जो टीबी में दी जाती है मेडिसिन, उनके बड़े सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बड़ी सारी मेडिसिन उसमें हिपैटोटॉक्सिस हैं, हिपैटोटॉक्सिक जो कि लीवर के लिए टॉक्सिक है। तो मतलब ये है कि आप उसको देखना पड़ता है कि हाँ रिस्क बेनिफिट रेशो
कि देने में रिस्क कितना है साइड इफेक्ट्स का और बेनिफिट के चांसेस क्या है पेशेंट को, उस हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म फीवर होता है, इटियोलॉजी नहीं पता चलती, और इसे हम PUO का एग्जाम्पल कहते हैं। दूसरा साल्मोनेला, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर भी लंबा चलता है, कई बार नहीं मिल पा रहा है टाइफाइड पॉजिटिव है कि नहीं है, लेकिन फीवर चल रहा है। तो टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला जैसा नाम है ब्रुसेल्ला कॉक्सिएला, तो दोनों में LLA आया है, कॉक्सिएला ब्रुसेल्ला। और देखो अजीब से नाम है सारे सारे, ये तो चलो कॉमन नाम है, ये अजीब से बाद वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जो हम पढ़ते हैं, ब्रुसेल्ला कॉक्सिएला, तो ये हो गए कुछ बैक्टीरिया। बाकी लेप्टोस्पायरा, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये सारे वही बैक्टीरिया हैं जो लास्ट में आते हैं, ठीक है ना, और अनकॉमन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो लेप्टोस्पायरा, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, फिर क्या करते हैं इनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, आइडिया लगा के चलो ये नहीं है तो इसके लिए कर लो, इस नहीं मिल रहा तो ये भी कर लो। स्पेसिफिक टेस्ट लगाते हैं, कल्चर करते हैं स्पेसिफिकली, एंड देन कई बार इनकी फाइंडिंग मिल जाती है, लेकिन बाद में, ठीक है। शुरुआत में ही अगर मान लो किसी को फीवर है, एंटीबायोटिक आपने जो है डायग्नोसिस तो कर रहे हो, लेकिन उससे पहले ही उसका क्लिनिकल सिम्टम भी ठीक हो गए, पेशेंट भी ठीक हो गया डायग्नोसिस बनने से पहले, तो हम उसको इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म में भी कराए जा रहे हो, मतलब फीवर है बट टेस्ट में नहीं आ रहा, तो हम इसको PUO बोलते हैं। समझ गए? तो याद रखना आसान है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड फीवर होता ही है, ब्रुसेल्ला कॉक्सिएला इसके साथ याद रखो, ये चारों के चारों एक साथ याद रखो जो लास्ट के बैक्टीरिया से। बात करते हैं वायरस की, तो वायरस में भी थोड़े से अनकॉमन ही है। देखो एक तो जो है जब चलता है ना फीवर का सीजन, मलेरिया, डेंगू या डेंगी बोलते हैं इसको कुछ लोग, मलेरिया, डेंगी एंड टाइफाइड, ये बड़े कॉमन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेंगी जो वायरस है वो आर्बो वायरस का एग्जाम्पल है। डेंगी वायरस भी वायरल इन्फेक्शन के अंडर में आता है, जो कि PO का एक वेरी कॉमन रीजन है। साइटोमेगालोवायरस, इप्स्टीन बार वायरस, एंट्रोवायरस एंड HIV में कई बार लंबा इन्फेक्शन होता है, नहीं आइडिया लगता, पहले बहुत ज़्यादा केसेस होते थे, धीरे धीरे काफ़ी कम हो गए हैं HIV के, बिकॉज ऑल नो कि प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल अभी थोड़े थोड़े हैं स्टार्टिंग कंडीशन में। तो वायरल फीवर में साइटोमेगालो, इप्स्टीन बार वायरस, आर्बो वायरस, एंट्रोवायरस, HIV, आप याद रख लो। देखो अलग अलग टाइप के नाम हैं, थोड़े से जैसे साइटोमेगालो, इप्स्टीन बार वायरस थोड़े से अनकॉमन होते हैं ना वायरसेस, तो कुल मिला के ये है कि इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। बाकी जो दो हैं आपके फंगल और पैरासाइट, ठीक है ना, हमेशा बैक्टीरियल, वायरल, देन फंगल एंड पैरासाइट, ये चार कॉमन वो होते हैं इन्फेक्शंस के कैटेगरीज। फंगल में कुछ ज़्यादा नहीं है, C for कैंडिडा, C for क्रिप्टोकोकस। तो कैंडिडा एल्बिकेंस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस ये करते हैं। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, इसमें कैप्सूल होता है। एस्परजिलस ये भी जो है फंगल जो है PUO करता है। तो जहाँ हम फंगल अलग अलग पढ़ेंगे वहाँ आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इनकी क्या, किस तरह की डायग्नोसिस बनाते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक, बट जस्ट हैव आइडिया कि ये वाले वो फंगल इन्फेक्शन हैं जो फीवर करते हैं और उसमें भी PUO करते हैं, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। पैरासाइट में मलेरिया मैंने बोला ही भाई, मलेरिया डेंगू तो भूलना नहीं है, और टाइफाइड। उसके साथ में अमीबियासिस, लिशमैनियासिस, फिलारियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, याद रखना आसान है, सिंपल नाम है सारे। अमीबियासिस अमीबा पढ़ते हो आप, लिशमैनिया पढ़ते हो, लिशमैनियासिस, फिलारियासिस, टॉक्सोप्लाज्मा। तो आप दो तरीके से याद रख सकते हो, चाहे तो इनके एजेंट्स को याद कर लो, चाहे इनकी डिजीजेज याद कर लो, पर याद ऐसे रखना है बैक्टीरियल, वायरल हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, और कुल मिला के आपके फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो आई थिंक यू जस्ट हैव आइडिया, इनमें से जितना लिखा जाता है एग्जाम में उतना लिख दो, क्योंकि आपका शॉर्ट नोट ही आता है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो यू शुड हैव आइडिया कि हाँ भाई इन्फेक्शियस में चारों तरह के ही हो सकते हैं, और जो थोड़े एबनॉर्मल से नाम है बैक्टीरिया में, वायरस में, वो इसके अंदर आते हैं। लिखना नहीं है आपको एबनॉर्मल नेम है कि, ये याद रखने का तरीका है कि भाई जो थोड़े अनकॉमन टाइप के नाम हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस कॉज भी बताया ना मैंने, एक तो होता है इन्फेक्शंस जिसमें चार कैटेगरी आ गई, एक है नॉन इन्फेक्शियस कॉज। कई बार कैंसर होता है पेशेंट को, उसको पता नहीं चल रहा, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमेशा देखना चाहिए, फीवर जब लंबा जा रहा है तो उसकी एक्सरे CT वगैरह भी देख लो करा कर, डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल आती है। तो जो अनकॉमन या जो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं उसमें एक तो एग्जाम्पल है, एक चीज़ है नियोप्लाज्म यानी कैंसर। कैंसर में भी जो लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा, इनको आप एक साथ याद रखते हो, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड माइलोमा। और साथ में अलग से कैंसर, ऐसे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, यहाँ पर स्पेसिफिकली रीनल, कोलोन और लीवर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है
पीओ करते हैं ज़्यादा कॉमनली, रीनल, कोलोन यानी किडनी का हो गया, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का हो गया, और भाई आपका लिवर का हो गया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस एंड पॉलीआर्थराइटिस नोटोसा आ गया। बाकी अदर्स में आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज, दे आर ऑल्सो द कॉजेज ऑफ नॉन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ पीओ। ये क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इनके बारे में इंडिविजुअली हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, तो हम ओवरऑल एक आइडिया ले रहे हैं कि हाँ ये पीओ के बारे में बेसिक हमें आइडिया हो जाए। तो ये ऑर्गेनिज्म है और इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं जो कि इसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन को कर सकती है। अब बात आती है पैथोजेनेसिस। तो भाई अब ये पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन क्यों हो रहा है, क्या डिफरेंस है इसमें और औरों में। तो देखो जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका एक्सोटॉक्सिन, लिपोपॉलीसेकेराइड, है ना, तो ये जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे आपका एक्सोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन, लिपोपॉलीसेकेराइड, एलपीएस, लिपोपॉलीसेकेराइड, ये सब क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं और पायरोजन को रिलीज करते हैं। पायरोजन क्या होता है, फीवर कॉजिंग, फीवर कॉजिंग, जो फीवर कॉज करता है उनको हम पायरोजन कहते हैं, जिसमें IL-1 और IL इंटरल्यूकिन्स, अदर इंटरल्यूकिन्स का भी बहुत रोल है, IL-6 भी इंपॉर्टेंट है, IL-1 आप मेनली याद रख लो, IL-6 भी इंपॉर्टेंट है, बट आप सिर्फ ये याद रख लो IL-1 का रोल है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, या तो ये जो टॉक्सिन है, ये जो टॉक्सिन निकले ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट डाल देते हैं और हाइपोथैलेमस से फीवर करा देते हैं, मतलब टेम्परेचर को राइज करा देते हैं, या फिर ये जो पायरोजन बन गए ये जो है इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस को पर इफेक्ट डालते हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बिकॉज हमारे ब्रेन में जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग एरिया है वो होता है हाइपोथैलेमस, तो यानी हाइपोथैलेमस पर जाकर वो इफेक्ट डाल रहे हैं। नो नीड टू गो डिटेल वो कैसे डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, बस वो इफेक्ट डालते हैं और फीवर कर देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो पैथोजेनेसिस समझ आ गई, जो एक्सोटॉक्सिन है, लिपोपॉलीसेकेराइड है, या फिर मैलिग्नेंसी के केस में क्या हो सकता है, जो सेल्स है रिलीज हो रही है ना, जैसे ट्यूमर सेल्स है, ट्यूमर सेल्स तो होती हैं वहाँ पर, वो ट्यूमर सेल्स जो है ना पायरोजन को सिक्रीट करती है, ठीक है, और फिर ये पायरोजन जो है हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट डालता है और काम आगे करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। बाकी टाइप्स ऑफ फीवर देखो बहुत सारे टाइप के फीवर हैं, जस्ट हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि भाई पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन में भी कई तरह का फीवर का पैटर्न आ सकता है। इंटरमिटेंट फीवर आ सकता है। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, फीवर आया लेकिन विद इन 24 आवर्स उसको एक बार नॉर्मल पे जाना पड़ेगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। मतलब फीवर है विद इन 24 आवर एटलीस्ट वन टाइम ये नॉर्मल है ना, वन टाइम नॉर्मल होना पड़ेगा उसको डेफिनेशन के लिए। इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में फीवर हो रहा है, फीवर हो रहा है फिर नॉर्मल फीवर हो रहा है, ऐसे। एक होता है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर क्या होता है कि भाई फीवर तो है ना, और वो बीच बीच में कम भी हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पे मतलब कुछ रेंज में वो थोड़ा सा ऑन आइदर साइड, इट कैन गो ऑन आइदर साइड, फीवर इज देयर फाइन, या टेम्परेचर इज रेज, टेम्परेचर कैन वेरी ऑन आइदर साइड, ठीक है ना, यानी कम भी हो सकता है टेम्परेचर नॉर्मल से और ज़्यादा भी हो सकता है, जो हमें फीवर हो रहा था इसको, ठीक है। तो ये फीवर बीच बीच में रेमिटेंट टाइप है। सस्टेन फीवर है, कंटिन्यूअस हो रहा है फीवर ऑब्वियसली, या तो कंटिन्यूअस फीवर है या फिर बहुत ही माइल्ड चेंज के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब इट इज चेंजिंग विद इन वेरी माइल्ड रेंज, बहुत छोटी सी रेंज के ऊपर, या शॉर्ट रेंज कह लो, बहुत छोटी रेंज के उसमें जो है ना ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूअस टाइप का हो गया। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब फीवर जो है कंटिन्यूअस टाइप से रहता है। बाकी भी और तरह के फीवर होते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू इन डिटेल, बस जस्ट हैव एन आइडिया। पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन का कोई फीवर का स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, डिपेंडिंग ऑन पैथोजन, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, मतलब या जो भी है कि आप ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि लैब डायग्नोसिस में कैसे करेंगे पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। देखो सिंपल है, हमने देख लिया ऑर्गेनिज्म भी है या फिर ट्यूमर वगैरह हो सकते हैं। तो पहले मेजर हेडिंग ध्यान रखो, इसके अंदर में आप जितनी भी माइक्रोबायोलॉजी में चीज़ें पढ़ी हैं
उनमें जो पॉजिटिव एजेंट जो आपने पढ़ लिए उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। समझ आया? तो ऑब्वियसली स्पेसिमेन कलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो किस चीज़ का टेस्ट करोगे, ब्लड का करोगे, यूरिन का करोगे, या फिर स्पुटम का करोगे, काय का करोगे। फिर माइक्रोस्कोपी, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे यार, ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो कल्चर कर दो उसका, है ना, तो कल्चर से मिल सकता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट कर दो, यानी ब्लड के टेस्ट कर लो, या मॉलिकुलर कोई टेस्ट कर लो, जैसे RNA DNA, उनको आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ ट्यूमर करा सकते हो, जो अगर लग रहा है कोई स्वेलिंग मिल रही है या कुछ है तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ ट्यूमर करा लो, टाइप ऑफ ट्यूमर पता चल जाएगा। इमेजिंग टेक्निक में करा सकते हो, इमेजिंग टेक्निक में आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, आपको ट्यूबरक्लोसिस का आइडिया लगेगा। आप CT MRI करा सकते हो, जिससे कि कोई ट्यूमर अगर है तो आइडिया लग जाएगा उसमें कि हाँ भाई इसकी वजह से PUO हो रहा था। ECG, इकोकार्डियोग्राफी, ये आप करा सकते हो, या आप देख सकते हो कोई ऐसा फीवर है जो कि हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है, या फिर आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आप इसको ऐसे टेस्ट के लिए जा सकते हो। तो अगर हम थोड़ा सा और 1 बाय 1 कर लें, मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक ओवरऑल आइडिया देगा। अब हमें डायग्नोसिस कराना है, सबसे पहले हम करा देंगे CBC, उसका कंप्लीट ब्लड काउंट करा दो। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन का आइडिया मिलेगा आपको जो है लिम्फोसाइट काउंट, न्यूट्रोफिल काउंट, यानी ब्लड सेल्स जो है ना, स्पेसिफिक ब्लड सेल्स, उनका काउंट का आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें। उससे भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं किस तरह का फीवर हो सकता है। तो आपने CBC करा, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करा, आपने ESR करा है। ESR क्या होता है? इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आप ESR कराते हो तो क्या इससे पता चलता है, जब आप देख रहे हो, प्रोग्रेस देख रहे हो, ESR बढ़ रहा है मल्टीपल इंटरवल में, मतलब प्रॉब्लम बढ़ रही है, ESR घट रहा है मतलब प्रॉब्लम ठीक हो रही है, या मेडिसिन दे रहे हो तो वो इफेक्ट कर रही है, फाइन। तो ESR भी करा लेते हो, उससे एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है क्या है बॉडी में सिस्टम। ब्लड की माइक्रोस्कोपी करा सकते हो आप। ठीक है, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप के अंडर में देख लो, ब्लड देख लो, यूरिन देख लो, स्पुटम देख लो। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसमें लिखोगे कि लैब डायग्नोसिस का अप्रोच रहता है। सबसे पहले हम थोरो हिस्ट्री लेंगे, थोरो हिस्ट्री लेके एग्जामिनेशन करके हमें आइडिया लग जाएगा कौन सा स्पेसिमेन लेना है। स्पेसिमेन में भी ब्लड, मे बी यूरिन, मे बी स्पुटम, मे बी स्टूल, ऐसे लिख देते एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आपको हिस्ट्री लेके ही समझ आएगा क्या प्रॉब्लम पेशेंट लेके आया, फीवर के अलावा और क्या प्रॉब्लम साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये आप करोगे। उसके बाद आप जो है माइक्रोस्कोपी करोगे। ठीक, अब एक चीज़ है कि माइक्रोस्कोपी में क्या है, एक ब्लड माइक्रोस्कोपी आ सकती है। जैसे मलेरियल पैरासाइट करोगे तो आपको रिंग फॉर्म्स मिलेंगी, है ना। ये सारे के सारे ना हम देखो ओवरऑल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर में सारी चीज़ें आती हैं तो हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मलेरियल पैरासाइट है, उसमें रिंग फॉर्म मिलती है, गैमेटोसाइट्स मिलती हैं। ठीक है ना, आपको देखोगे वहाँ पर इस तरह से रिंग फॉर्म टाइप से मिलती है। तो रिंग फॉर्म या गैमेटोसाइट मिलेगी, हम आइडिया लग सकता है कि हाँ भाई मलेरियल पैरासाइट हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन हमने जो पढ़े हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट या फंजाई, उनको देखने के लिए हाँ भाई कौन सा हो सकता है, थोड़ा ट्रीटमेंट कोशिश कर लेते हैं। ठीक है ना, वो देखने के लिए आप ये इन्वेस्टिगेशंस करते हो। तो ब्लड का इन्वेस्टिगेशन में ब्लड माइक्रोस्कोपी आपने करी मलेरिया के केस में, फिलेरियल निमेटोड के केस में आपको माइक्रोफिलेरिया मिल सकता है, लिशमैनिया के केस में LD बॉडीज मिल सकती है, L4 लिशमैनिया, L4 LD बॉडीज। ट्रिप्नोसोमा के केस में ट्रिप्नोमैस्टिगोट फॉर्म मिलती है। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। आप जो भी पढ़ेंगे, जो हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं किससे हो रही है प्रॉब्लम, तो उनके अलग अलग टेस्ट आप लिख सकते हो। तो कुल मिला के आपने ब्लड की माइक्रोस्कोपी करी है। फिर माइक्रोस्कोपी के अंडर ही स्टूल भी एग्जामिन करना पड़ सकता है। स्टूल का वेल माउंट कर सकते हो आप, वेट माउंट, उसमें सिस्ट मिल सकता है, ओवा मिल सकता है, ट्रोफोजॉइट मिल सकता है, जैसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का ट्रोफोजॉइट मिल जाता है। ठीक है ना, तो आपने स्टूल का कर लिया। वही हुआ कि ब्लड का कर रहे हो, स्टूल का कर रहे हो, यूरिन का कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ स्टेन्स स्पेसिफिकली यूज हो सकती है, जैसे ग्राम स्टेन है तो पस का करना है, स्पुटम का करना है, आप ग्राम स्टेनिंग करोगे, उसमें आपको बैक्टीरिया का आइडिया लग जाता है, ग्राम पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है ना, तो आपको एक इचियोलॉजिकल एजेंट, उसको बोलते हैं इचियोलॉजिकल एजेंट, वी कैन गो अप टू अ डायग्नोसिस। जेडन स्टेनिंग, जील निल्सन स्टेनिंग, जो कि TB हो जाती है।
पास और जीएमएस स्टेन फंगल को बताती है, फंगल पढ़ेंगे वहां पर स्टेन का नाम आएगा। तो पास और जीएमएस स्टेन जो है फंगल के लिए करते हो। समझ रहे हो, माइक्रोस्कोपी तो कर ही रहे हो, स्टूल कर रहे हो, नहीं तो फिर स्टूल वेट माउंट, फिर आप स्टेन्स भी डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई किस टाइप का एजेंट हो सकता है। अब मान लिया कि बहुत ही कम अमाउंट में है, नहीं मिल रहा, माइक्रोस्कोपी में कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, ब्लड का मतलब कल्चर करोगे, ब्लड का करो, पस का करो, जिसका भी करना है। तो जैसे ब्लड कल्चर जो है हेल्पफुल हो सकता है टाइफाइड एंड ब्रूसेलोसिस को देखने के लिए। टाइफाइड फीवर में है ना, उसमें कल्चर करोगे तो आपको बैक्टीरिया मिल जाता है कई बार, तो ये ब्लड कल्चर टाइफाइड एंड ब्रूसेलोसिस के केस में फायदेमंद है। पस एक्सुडेट्स एब्सेस अगर हो रही है उसका आपको अलग से करना पड़ेगा। एलजे मीडियम लोवेंस्टीन जेनसन मीडिया टीबी के लिए कल्चर में यूज होता है। एलजे मीडियम इज यूज फॉर कल्चर फॉर टीबी, लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम, नाम याद कर लो, टीबी में आएगा ये। एसडीए इज सेब्रॉड्स डेक्स्ट्रोज अगार, ये फंगल के लिए आप करते हो, फंगल को आइसोलेट करना पड़ता है, तो ये एसडीए यूज होता है। सेब्रॉड्स डेक्स्ट्रोज अगार, इसकी स्पेलिंग याद रखनी जरूरी है, सेब्रॉड्स डेक्स्ट्रोज अगार, ठीक है। सेल लाइन कल्चर आप वायरस के लिए यूज करते हो, जो कि कम यूज होता है यूजुअली, साइटोमेगालोवायरस, क्योंकि एक नाम है ना साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ये पॉजिटिव एजेंट अभी हमने बात करी वायरस के लिए है, तो इनके लिए हमें कल्चर के लिए कुछ चाहिए। तो आप वही याद रखो, देखो कल्चर में ना आपने बैक्टीरिया का बता दिया, वायरस का बता दिया, फंगल का बता दिया, है ना, कैसे कैसे आप कर सकते हो। अब सीरोलॉजिकल टेस्ट है। अब सीरोलॉजी में वही सीरम टेस्ट करते हो आप, जैसे एलाइजा रैपिड टेस्ट आप कराते हो हेपेटाइटिस बी के लिए, सी के लिए, HIV वायरस के लिए, साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस के लिए, तो ये भी अननोन कॉज हो सकते हैं। तो एलाइजा या रैपिड टेस्ट स्पेशली आप क्या करिए, आप ये लिखिए मत, क्योंकि ये हमने वहाँ पढ़ा ही नहीं, आप सीधा ये लिखिए HIV, साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है ना, इनके लिए हमने करा है एलाइजा या रैपिड टेस्ट, जो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे थे। स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट ब्रूसेलोसिस के लिए करते हैं, हमने पढ़ा था ना, ब्रूसिल्ला, साल्मोनेला, ये सब कर रहे हैं फीवर अननोन ओरिजिन का। माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है जो कि लेप्टोस्पायरोसिस के लिए करते हैं। तो ऐसे याद रखोगे, एक स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन है, एक माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन है, एक कोल्ड एग्लूटिनेशन है। ये ब्रूसेलोसिस के लिए है, लेप्टोस्पायरा के लिए है, और ये माइकोप्लाज्मा के लिए। कोल्ड एग्लूटिनेशन हम माइकोप्लाज्मा के लिए करते हैं, तो वी कैन रिमेंबर देयर नेम कि कौन सा हम किस लिए करते हैं, ठीक है। वेलफेलिंग्स भी रिएक्शन होती है, वेलफेलिंग्स रिएक्शन करते हैं आप रिकेट्सिया के केस में, ठीक है, वो रिकेट्सिया में जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। फिलहाल याद रख लो कि वेलफेलिंग्स टेस्ट जो है आप रिकेट्सिया के लिए करते हो, विडाल टेस्ट आप टाइफाइड के लिए करते हो, सबको पता है। पॉल बुनल टेस्ट आप इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए करते हो। RA फैक्टर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए करते हो। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी आप SLE के लिए कर रहे हो, एलाइजा और इम्यूनोफ्लोरेसेंस से। समझ में आ रहा है? तो ये आपके सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गए सारे, जो कि आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए टेस्ट किया। ये नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हो गए, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज के लिए हमने कर लिया है ना, RA फैक्टर, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो ये पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन है, इसमें आपने सीरोलॉजिकल टेस्ट, कल्चर, शुरू में माइक्रोस्कोपी, CBC, ESR, बहुत सारे टेस्ट कर सकते हो। मॉलिकुलर टेस्ट कर सकते हो, अगर लग रहा है ऑर्गेनिज्म इतने छोटे अमाउंट पे है कि भाई कल्चर में भी नहीं मिल रहा, और भाई आपका जनरल एग्जामिनेशन में भी नहीं मिल रहा, ब्लड जनरल टेस्ट में नहीं मिल रहा है ना, आप तो फिर आप क्या करोगे, या फिर स्पूटम करा नॉर्मल टेस्ट, वो उसमें नहीं मिल रहा, जो भी डिपेंडिंग ऑन स्पेसिमेन है, क्या प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तो हम फिर क्या करते हैं, हम मॉलिकुलर टेस्ट लाइक PCR के लिए जाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मल्टीपल टाइम्स वो एम्पलीफाई हो जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक नाम होता है मल्टीप्लेक्स PCR, वो क्या होता है, मैनी ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम आप देख सकते हो। तो उनकी डायग्नोसिस कर सकते हो सकता है कि मिक्सचर हो इन्फेक्शन का, सिंगल इन्फेक्शन ना हो, तो मल्टीप्लेक्स नाम दे रहा है, मल्टीप्लेक्स है ना, बहुत सारा मल्टीप्लेक्स, उस तरीके से ये PCR है। अगर मान लिया आप कैंसर वाले या जो नॉन इन्फेक्शस है उनकी बात कर लेते, मान लिया हमें लग रहा है किसी को ट्यूमर है या कैंसर है, उसकी वजह से फीवर आ रहा है, तो हम इमेजिंग कराएंगे, सिंपल चेस्ट एक्सरे TB के लिए करा लेते हैं, CT MRI ट्यूमर के लिए करा लेते हैं, ECG, ECO आप रूमेटॉइड फैक्टर या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए कर सकते हो।